और इस केस के बारे में हम आपको बता दें, इस केस में कई चीजें पहली बार की गई हैं। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात, 17 दिन बाद यानी कि 3 जनवरी 2013 को चार्जशीट फाइल की दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के सामने बहुतेरी चुनौतियां थी। आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा वक्त दिया गया। बाकायदा साइंटिफिक तरीके से इस केस को सुलझाने की भरपूर कोशिश की है दिल्ली पुलिस ने। औरंगाबाद गई, कॉल डिटेल्स को खंगाला गया, इसके अंदर साइंटिफिक एविडेंस लाया गया और इसके अलावा और क्या कुछ नायाब था, नया था इस केस में, देखिए। सोलह दिसंबर 2012 की उस काली रात में दिल्ली की सड़कों पर हुई हैवानियत की गवाह है ये बस। चलती बस में हुई वारदात ने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली की सड़कों पर गुस्से का ऐसा सैलाब उठा कि सरकार हिल गई। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली में यह दूसरा मामला था जब 1-2 नहीं 150 पुलिस वालों की एसआईटी का गठन किया गया। इस टीम ने 17 दिसंबर की सुबह से 21 दिसंबर तक देश के 7 राज्यों में खाक छानी। तब कहीं जाकर एक नाबालिग सहित सभी 6 आरोपी गिरफ्त में आ सके। इस दौरान पुलिस को पकड़े गए आरोपियों को अपने ही थाने में लाने ले जाने के लिए छिपकर आना जाना पड़ता था, क्योंकि बाहर जन सैलाब रहता था और कुछ भी हो सकता था। उस दौरान पुलिस 2 किलोमीटर पहले जंगल में अपनी गाड़ियां छोड़ती थी और पैदल थाने की दीवार फांदकर अंदर घुसती थी। 5 दिन की कमरतोड़ मेहनत के बाद पुलिस के हाथ न केवल सभी आरोपी आ गए, बल्कि पुलिस ने लूट और वारदात से जुड़ी दूसरी तमाम चीजें भी बरामद कर ली। लेकिन देश भर में चल रहे आंदोलन को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया को जल्दी शुरू करना जरूरी था और आरोपियों के खिलाफ फुल प्रूफ सबूत भी तैयार करने थे। इसी बीच सरकार ने जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल करने का ऐलान करके इस चुनौती को और बड़ा बना दिया। फुल प्रूफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने 4 स्तरों की कसौटी पर खरे उतरने वाले सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। ये स्तर थे परंपरागत, वैज्ञानिक, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको बताते हैं कि कैसे पुलिस ने इन अलग अलग स्तर को तैयार किया। सबसे पहली चुनौती थी परंपरागत सबूतों की। इसके लिए सबसे जरूरी था टीआईपी यानी पहचान। पहचान केवल आरोपियों की नहीं, बल्कि बस से लेकर हर उस चीज की जिसका इस वारदात से संबंध था। इसके लिए पुलिस ने परंपरागत तरीका यानी लड़की और उसके दोस्त के सामने शिनाख्त परेड का तरीका अपनाया। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने लड़की और उसके दोस्त का बयान करा के इस सबूत को और पुख्ता कर दिया गया। कई बार आधी आधी रात को शिनाख्त और बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई की गई। लूट के एक एक सामान और हथियार से लेकर गवाह तक पर खास ध्यान दिया गया। यही वजह है कि पुलिस के 88 गवाहों में 5 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी थे। ऐसा कम ही मामलों में होता है जब मजिस्ट्रेट को भी गवाह बनाया जाए, वो भी 1-2 नहीं 5-5 मजिस्ट्रेट की गवाही ने पुलिस के ट्रेडिशनल सबूत को काफी मजबूत बनाया था। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हो सकता था। गवाहों की गवाही का हर एक लफ्ज और चार्जशीट में कही गई हर एक बात को साबित करने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक सबूतों पर भी खास ध्यान दिया। वैज्ञानिक सबूतों के लिए पुलिस ने 1-2 नहीं 32 तरह की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को शामिल किया था। खास बात यह थी कि इस मामले में पहली बार सीएफएसएल 2 दिन तक लगातार बस की जांच करती रही। इस मामले में पहली बार आरोपियों के डेंटल इंप्रेशन की जांच हुई, जिससे लड़की के शरीर पर दांत से काटे गए निशान को साबित किया जा सके। यही नहीं, इस मामले में आरोपियों के अलावा पीड़ित और उसके दोस्त का दर्जनों बार डीएनए टेस्ट कराया गया। ट्रेडिशनल और साइंटिफिक सबूतों की तैयारी के बाद पुलिस ने मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की तरफ ध्यान दिया। मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का बड़े स्तर पर तैयारी किया गया था। इनसे जुड़ी किसी भी बिंदु को उपेक्षित न करने का फैसला किया गया था। परंपरागत और वैज्ञानिक सबूतों की तरह मेडिकल सबूतों को ठोस करने के लिए पुलिस ने 1-2 नहीं 18 डॉक्टरों को गवाह बनाया। देश का ये पहला मामला था जिसमें बिना पंचनामे के पोस्टमार्टम हुआ। गवाह डॉक्टरों में लड़की और उसके दोस्त का पहले मेडिकल टेस्ट करने से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तक शामिल हैं। सिंगापुर के डॉक्टर पाल चुई और टैन पांग हुई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही हुई। ये गवाही 2 दिनों तक दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक चली। इस 14 घंटे की गवाही पर लाखों रुपए का खर्च आया। सिंगापुर के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही कराने के लिए एमटीएनएल से साकेत कोर्ट तक स्पेशल फोन लाइन तारें बिछाई गईं, यानी देश की ये सबसे महंगी गवाही साबित हुई। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7।